हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम 2 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे एग्जाम के पर्पज से। और जो जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो करंट अफेयर है आज का और हिंदू न्यूज़पेपर जो है उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, 40-45 मिनट का तकरीबन वीडियो होगा। और उसमें जो आपका बेसिकली क्या होगा, आपका पूरा न्यूज़पेपर जो है वो कवर हो जाएगा पूरी डिटेल में, और उसका आप नोट्स भी बना पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका जो फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने की या करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डेली इसको फॉलो कर रहे हैं तो। अगर आपने पिछला कुछ वीडियो मिस कर गए हैं तो आप जरूर देखिए हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो हमारा वीडियो है डेली हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका जो है वो कवर हो जाए। ये आधे घंटे 42 मिनट के वीडियो में आपका जो न्यूज़पेपर उस दिन का कवर हो जाएगा। आप कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं करेंगे, आपको जो न्यूज़ का फ्लो पता रहेगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके और वो भी इस चैनल से जुड़ सके। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज़ है, CBSE CISE स्क्रैप क्लास 12 एग्जाम आफ्टर रिव्यू बाय PM। तो कल जो है प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली रिव्यू मीटिंग की थी, एक प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया था उस मीटिंग को, कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन कराना है कि नहीं कराना है, बेसिकली कोविड पेंडेमिक को देखते हुए। तो यहाँ डिसाइड हुआ कि कैंसिल कर दिया जाए, इस साल नहीं होगा। अनसर्टेन कंडीशन है कोविड का, और जो फीडबैक्स बेसिकली बहुत सारे स्टेक होल्डर, स्टेट से, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से जो फीडबैक लिया गया उसके बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया है। तो अब कैसे होगा बेसिकली, तो CBSE जो है कुछ अपना वो मेथोडोलॉजी निकाल के लाएगी कि रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12 एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए कैसे वो रिजल्ट प्रिपेयर करना है, एज पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन टाइम ऑन मैनर। तो ये CBSE को कहा गया है कि आप जो है ना दूसरा स्ट्रेटेजी लेके आए, दूसरा में असेसमेंट क्राइटेरिया लेके आए, और उस बेसिस पर जो है बच्चों का क्लास 12 का रिजल्ट आप अनाउंस करें, ताकि वो आगे की कहीं उनको फॉरेन यूनिवर्सिटी या कहीं पे दूसरे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो वो उस बेसिकली रिजल्ट के बेसिस पर वो एडमिशन ले सके। इसके बाद इन्होंने कहा कि इन केस सम स्टूडेंट अगर चाहते हैं एग्जाम लेना, तो उस वो ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली CBSE के द्वारा, एज एंड व्हेन सिचुएशन बिकम कंड्यूसिव। जब सिचुएशन अच्छे हो जाएगी, कोविड का सिचुएशन रिलीफ हो जाएगा, तब उस समय जो है CBSE उनको ऑप्शन देगा अगर किसी को एग्जाम लेना है तो। सेम ऑफर लास्ट ईयर भी हुआ था इसके ये CBSE को लेकर थी। इसके अलावा जो दूसरा बोर्ड है आपका, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो इन्होंने भी बेसिकली इसको लेते हुए डिसीजन लिया है कि क्लास 12 एग्जाम को कैंसिल करने का। बाकी जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं नेशनल लेवल, इसको अभी डिसीजन नहीं लिया गया, डिस्कस नहीं हुआ इस मीटिंग में। इसकी अलग से मीटिंग होगी, अलग से इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड की बात करें, कैसे असेसमेंट किया जाएगा, एग्जाम अगर हम नहीं लेंगे तो कैसे बच्चों का रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे, कैसे उनको ग्रेडिंग करेंगे। इस पे कुछ कुछ जो है न्यूज आई है, अभी तक बेसिकली कंफर्म नहीं है। जो ऑप्शन CBSE बेसिकली देख रही है, एक ऑप्शन है कि बेसिस ऑफ स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट, मतलब जो आपके स्कूल में जो आप जिसमें पढ़ रहे थे उनका इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर, और प्रैक्टिकल एग्जाम जो हुए हैं उसका स्कोर्स के बेसिस पर लिया जाएगा। उसको रेशनलाइज किया जाएगा उस स्कूल के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बोर्ड एग्जाम ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर में उस स्कूल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है बोर्ड एग्जाम में, उसके बेसिस पर अलग अलग स्कूल को रेशनलाइज किया जाएगा परसेंटेज, और स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर आपका जो है स्टूडेंट का, इंडिविजुअल स्टूडेंट का रैंकिंग मार्क्स जो है वो डिसाइड होगा। दूसरा ऑप्शन जो देखा जा रहा है कि ग्रेडिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम स्कोर फ्रॉम 9, 10 एंड 11। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो ये बेसिकली जो है ऑप्शंस CBSE देख रही है कि क्या हम ले सकते हैं। तो ये रिलीफ एक तरह से बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, कि जो डिसीजन पेंडिंग था कि क्या करना है, डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया था, तो डिसीजन ले लिया गया है, और इस पे आगे बस असेसमेंट जो है उसका क्राइटेरिया CBSE बताएगी। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, गिव डिटेल्स ऑन स्कीम फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली जो हमने कल परसों देखा था, तो दिन पहले प्राइम ये गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है, जो चिल्ड्रन ऑर्फेनेज हो गए हैं, ऑर्फेन हो रहे हैं, जिनके पेरेंट्स डेथ हो गई है कोविड में, और या फिर जिनके जो गार्जियन थे उनकी डेथ हो गई है, तो उस केसेज में प्राइम बेसिकली जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था स्कीम, PM केयर्स स्कीम टू फंड एजुकेशन। ये PM केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन अनाउंस किया गया था। तो इसकी मॉडलिटीज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है गवर्नमेंट से कि इसकी मॉडलिटीज बताइए, रूल्स क्या है, क्या इसका डिटेल है स्कीम का, इसको आप बताएं। सेंटर प्रोमिसेस टू शेयर मैकेनिज्म, तो सेंटर ने कहा है कि हम मैकेनिज्म को शेयर करेंगे, PM केयर्स से हम कैसे बेसिकली हेल्प करेंगे। इस स्कीम को हमने बेसिकली संडे को आई थिंक मैंने कवर किया था, संडे के न्यूज़पेपर में ही आया था पहली बार, उसको हमने डिटेल में कवर किया था। ये बेसिकली क्या है कि फंड करना है एजुकेशन और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि बच्चे ऑर्फेनेज हो गए हैं पेंडेमिक में, इनका डिटेल वर्कआउट करेगी गवर्नमेंट अभी।
इसमें जो बेसिकली 10 लाख कॉर्पस रखा गया है बच्चों के लिए, और वो जो है 18 साल की उम्र में उसके बाद इससे 10 लाख से वो जो है बेसिकली पेंशन टाइप ऑफ जो निकाल पाएंगे, और 23 साल की उम्र में जो है उनको पूरा ये 10 लाख रुपए मिल जाएगा ताकि हायर स्टडीज वो कर सके। बाकी द टाइम बिंग जो है बेसिकली तब तक जब 18 साल के नहीं होते हैं वो, तब तक जो उनका एजुकेशन इंक्लूडिंग जो है एजुकेशन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म्स, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा जो है गवर्नमेंट देखेगी। इसके अलावा इसमें जो इस स्कीम में कहा गया कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है 18 साल तक जो है गवर्नमेंट देखेगी, उसका जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट देगी। आयुष्मान भारत के अंदर में इसको इनको रखा जाएगा, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में इनको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम जो है गवर्नमेंट पे करेगी तब तक 18 साल तक। उसके बाद उनके ऊपर होगा 10 साल का कॉर्पस जो इनको 23 साल की उम्र होने पर उनको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मोटा मोटी स्कीम का, लेकिन इसका डिटेल जो बेसिकली अभी आना बाकी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिटेल हमें बताएं इसका स्कीम का क्या है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये दिल्ली हाईकोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन नॉट प्रायोरिटाइजिंग यूथ फॉर वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के है, हम कहें अगर तो वैक्सीनेशन पॉलिसी जो है उस पर हम पहले भी काफी न्यूज हम देख रहे हैं और डिटेल डेली हम देख रहे हैं। इस पे आपको जो एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू बनाना होगा, अगर ऐसे में भी आता है तो आप उस पर लिख सके वैक्सीनेशन पॉलिसी पहले कैसी थी। अगर हम कहें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे पल्स पोलियो टीकाकरण, तो उनको भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन रखना होगा उसका भी कि कैसे वो रहा पिछला वैक्सीनेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की, और अभी की क्या पॉलिसी है, इसमें क्या लूफहोल्स है, क्या इसमें टाइटन करना चाहिए था। उसी को लेकर के एक जो है हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया पॉलिसी को कि आपने यूथ यंगर पॉपुलेशन को क्यों नहीं प्रायोरिटाइज किया ओवर ओल्डर पर्सन। जैसे कि हमने देखा था पहले स्टार्ट जो हुआ था आपका, तो 60 इयर्स प्लस जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन, प्रायोरिटाइज किया था इनके लिए। बाद में 45 प्लस किया गया, उसके बाद लास्ट में 1 मई से 18 प्लस स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेसिकली, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये बेसिकली सही नहीं है, आपको इनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इट इज यंगर पीपल हु आर फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, तो वो फ्यूचर है कंट्री को, उनको हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वैक्सीनेशन कराना चाहिए था। क्योंकि सेकेंड वे में हमने देखा काफी जो यंग पीपल, यंग लोग जो है उनकी लाइफ चली गई है, तो इसको अगर हम प्रायोरिटाइज करते, बेसिकली वैक्सीनेशन पहले दिया जाता, तो शायद हम इनकी जान बचा पाते। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कहना है। आइडियली वी शुड बी एबल टू सेव एवरीवन, इस तो हमें सबको बचाना, लेकिन अगर हमको चूज करना पड़े तो हमें यंगर पीपल को पहले बचाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर है। ये बेसिकली हाई कोर्ट का डायरेक्शन था एक तरह से। तो वाइल डायरेक्टिंग सेंटर टू फ्रेम अ पॉलिसी ऑन प्रायोरिटाइजिंग, ये बेसिकली जो केस था वो दूसरा केस है। उस केस उसमें क्या था कि प्रायोरिटाइजिंग म्यूकोरमिकोसिस पेशेंट व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रिंग लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। तो ये बेसिकली इसको लेकर के पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो है डिसीजन चल रहा था, केस चल रहा है कि इसको कैसे आप प्रायोरिटाइज करेंगे पेशेंट्स को जिनको एम्फोटेरेसिन बी की जरूरत है, जो कि ब्लैक फंगस डिजीज से जूझ रहे हैं। ये भी बेसिकली भी शॉर्ट सप्लाई में है। अगर हम कहें ये डिजीज जो आपका, वैक्सीन बोल रहा हूँ, इंजेक्शन जो है आपका, ये म्यूकोरमिकोसिस से लड़ने के लिए ये बेसिकली इंजेक्शन है, ये दवाई है जिसका भी अभी शॉर्टेज है। तो इसको कैसे हम शॉर्टेज को कम कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में बेसिकली पिटिशन चल रहा था। तो ये एक पॉलिसी में, आप वैक्सीनेशन पॉलिसी में इस चीज को आप एक व्यू को लिख सकते हैं। तो ये था पुराना न्यूज बेसिकली। अब हम एडिटोरियल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला जो आपका एडिटोरियल है, कोविड डिप्लोमेसी 2.0 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ टास्क। तो ये बेसिकली जो है डिप्लोमेसी को लेकर के इन्होंने कोविड समय में बताया है, गवर्नमेंट का डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी कैसे बदल रही है, और क्या उन्होंने 1 साल 2 साल में हमने किया है फॉरेन पॉलिसी में। फर्स्ट वेव की बात करें 2020 में, क्या था आपका हमारा फॉरेन पॉलिसी? कोऑर्डिनेटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ कोविड मेडिसिन, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कोविड मेडिसिन, जैसे कि हमने हाइड्रोक्लोरिन टैबलेट्स भी एक्सपोर्ट किया, कुछ मेडिसिन एक्सपोर्ट किए। वंदे भारत मिशन गवर्नमेंट ने चलाया कि जो इंडियंस बाहर फंसे हुए उनको रिपेट्रिएट करने का, और एक्सपोर्ट किया हमने वैक्सीन वर्ल्ड वाइड, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर में। ये जो पॉलिसी है पूरी तरह से शिफ्ट हो गई सेकंड वेव में। कैसे है? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ टास्क बोथ इन इमीडिएट लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको देखेंगे हम लोग सेकंड वेव में, हमें पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसे चेंज हो गई पूरी तरह से। तो हेल्प हम बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब हम हेल्प मांग रहे दूसरे देशों से। फर्स्ट पहले हम जो था हमारा कि रेमडेसिविर जो हैवी फ्लू है वो मेडिसिन सब मंगाया यूएसए रसिया से ना। अब हम जो है ब्लैक फंगस का मेडिकेशन जो है एम्फोटेरेसिन बी वो हम मंगा रहे हैं।
ऑक्सीजन पहले हमने बेसिकली ऑक्सीजन और मेडिसिन शॉर्टेज था, तो हमने वो बेसिकली उसके लिए डिमांड किया अलग से। तो ये जो एक्सपोर्ट हम पिछले साल कर रहे थे, वो अब हमारा इंपोर्ट पे फॉरेन पॉलिसी डिपेंड हो गई है कि कैसे जो हेल्प जो है दूसरे देशों से हम ले पाए जल्द से जल्द, जो हमारे यहाँ शॉर्टेज है। रेस्ट ऑफ द ईयर इफ नॉट मच 2022 विल फोकस ऑन ब्रिंगिंग वैक्सीन। तो अभी जो हमारे गवर्नमेंट का फोकस है कि वैक्सीन कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि शॉर्टेज है वैक्सीन की, और ज्यादा से ज्यादा लोग पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर पाए। तो शॉर्टेज है बेसिकली 3 फैक्टर यहाँ बताया शॉर्टेज जो हुआ है उसका कारण। फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट प्लान एंड प्रोक्योरमेंट, प्लेस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर इन टाइम। तो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं किया और प्लेस प्रोक्योरमेंट जो ऑर्डर नहीं दिया सही टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर्स है, पहला। दूसरा, फेलियर ऑफ 2 इंडिया बेस्ड कंपनी, जो कंपनी है इंडिया में कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जो भारत बायोटेक है, टू प्रोड्यूस डोजेस दे हैड कमिटेड टू। तो उनको जो उन्होंने कमिट जो किया था कि हम इतने डोजेस दे पाएंगे, उन्होंने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया। और एमईएच फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग, ये जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम ने देखा, नॉट इंपोर्टिंग वैक्सीन बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल दिस ईयर। तो ये 3 फैक्टर्स हमें बताए हैं कि जो कि हमारा शॉर्टेज अभी हम देख रहे हैं वैक्सीन का, उसका मेन 3 रीजन है। गवर्नमेंट का प्लान नहीं होना, मैन्युफैक्चरर जो है वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाए क्वांटिटी, और जो हम एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस था, हमें इंपोर्ट करना चाहिए था वैक्सीन को हमारे डिमांड को देखते हुए। इसी को देखते हुए अभी जो बेसिकली हमने देखा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, वो वाशिंगटन गए हैं कि मैन्युफैक्चरर के साथ, वहाँ के जो जैसे फाइजर मॉडर्ना उनके साथ, और यूएस अथॉरिटीज का डील करके कि कैसे हम वैक्सीन को इंपोर्ट कर पाए यहाँ इंडिया में, वो वैक्सीन को हम ला पाए। तो looking for years to help shortfall, aim is to do this in several ways, बहुत तरह से, इंक्लूड रिक्वेस्टिंग यूएस टू से सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ स्टॉक पाइल। जो यूएस के पास स्टॉक पाइल पड़ा हुआ, मतलब कि जो यूज नहीं हो रहा उनका एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का, उसको जो है वो यहाँ भेज सके। और मोर वैक्सीन इंग्रेडिएंट, जो इंपोर्ट के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर हम कहें कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो कि बहुत सारे पेटेंटेड हैं। तो उसको हम यूएस से, दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे जल्द से जल्द रिलीज कराए वहां से, ताकि यहाँ पे रॉ मटेरियल आ पाए, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाए। ये पहला वे हो गया। टू बाय मोर स्टॉक आउटराइट फ्रॉम द 3 यूएस मैन्युफैक्चरर। तो यूएस मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है, जैसे फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन, इनसे हम और स्टॉक खरीद सके, क्योंकि हमारे पास अभी जो बेसिकली अवेलेबल जो है 2 वैक्सीन है, और तीसरी स्पुतनिक वी अभी आ रही है। तो और भी जो हम वैक्सीन ले पाए दूसरे मैन्युफैक्चरर से, दूसरी कंपनी का, ताकि हम यहाँ पे स्टॉक हमारा बढ़ सके। और तीसरा, टू इंकरेज प्रोडक्शन इन इंडिया ऑफ दीज वैक्सीन, और इनका प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ा सके। तो ये 3 मेथड बेसिकली जो है वेज है जिससे हम वैक्सीन शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट जो बेसिकली एक्सपोर्ट जो है एस्ट्राजेनेका का अभी तक उन्होंने किया नहीं पूरी तरह से। कुछ वैक्सीन उन्होंने रिलीज किया था, 20 मिलियन डोजेज एक्स्ट्रा उन्होंने रिलीज किया है, बट अभी तक उनका एफडीए का अप्रूवल के लिए वो वेट कर रहे हैं। इसके लिए भी निगोसिएशन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो गए हैं निगोशिएट करने के लिए। जॉनसन जॉनसन की बात करें तो सिंगल डोज वैक्सीन का बेसिकली क्वाड समिट जो है, क्वाड बेसिकली 4 देशों की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा था। यूएसए है, जापान है आपका, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 देश जो इसमें मेंबर है। इन्होंने अपनी मीटिंग में जो हार्डली में कहा था कि जॉनसन जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड होगी, टेक्नोलॉजी बेसिकली यूएसए के द्वारा दिया जाएगा, फंडिंग दूसरे देश देंगे। तो ये 4 मिलकर के जो है यहाँ पे इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा साउथ ईस्ट एशिया में, दूसरे जो गरीब देशों है उनमें किया जाएगा। इंडिया के लिए ये शायद अवेलेबल ना हो उस क्वांटिटी में। तो ये एक ऑप्शन देखा जा सकता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है तो उसको हम इंडिया में भी यूज कर पाएं। तो ये अदर वेज है, रास्ता है जिससे हम शॉर्टेज को, वैक्सीन के शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। तो जो कंपनियां ऐसे के लिए जो निगोशिएशन चल रहा है फाइजर मॉडर्ना से, इन्होंने क्या कहा है कि हमें इंडेमनिटी वेवर चाहिए इंडिया से, और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन चाहिए सप्लाई करने के पहले, वैक्सीन सप्लाई करने के पहले। तो ऑलरेडी इंडिया ने जो ब्रिज ट्रायल जो होता है, ब्रिज ट्रायल क्या होता है कि आपने, ठीक है यूएसए में आपने अप्रूवल ले लिया है, यहाँ पे आपको छोटे लेवल पर बेसिकली ट्रायल करना होगा इंडियन पॉपुलेशन में, तभी आपको अप्रूवल यहाँ पे ड्रग का मिलेगा। ये पहले बेसिकली था। तो इंडिया ने ऑब्वियसली ये वैक्सीन शॉर्टेज को देखते हुए और इंपोर्ट कराने के, दूसरी वैक्सीन को इंपोर्ट करा पाए जल्द से जल्द, इसको देखते हुए ब्रिज ट्रायल को वेव कर दिया था, बेसिकली वेव कर दिया है कि अगर कोई वैक्सीन या जो बाहर की कंपनियां हैं वो यहाँ पर अगर वैक्सीन रोल आउट करना चाहती है तो हम उनको इमरजेंसी यूज अप्रूवल देंगे, ब्रिज ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। ये ऑलरेडी दिया गया है। तो ये बेसिकली अब देखने की बात है कैसे इनको हम निगोशिएट कर पाते हैं फॉरेन कंपनीज के साथ।
तो जो पॉलिसी था ऑलरेडी हमने कुछ गवर्नमेंट ने यूटर्न लिया है और कुछ यूटर्न लेना पड़ेगा। फ्रॉम पब्लिकली अनाउंस पॉलिसी दैट स्टेट्स इन इंडिया विल नीड टू नेगोशिएट परचेज डायरेक्टली। तो ये गवर्नमेंट को कि देख रही स्टेट्स जो है बेसिकली परचेज नहीं कर पा रहे हैं। हमने न्यूज में देखा था कि पंजाब ने, जैसे दिल्ली ने कहा था कि फाइजर और मॉडर्ना जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सेंटर से ही डायरेक्टली अपफ्रंट ऑर्डर लेंगे, सेंट्रलाइज ऑर्डर हम लेते हैं, हम स्टेट के साथ डील नहीं करेंगे। इसको देखते हुए बेसिकली जो रिजल्ट है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, हो सकता है उसमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूटर्न लेना पड़े कि नहीं ठीक है हम प्रोक्योर करेंगे और स्टेट्स को सप्लाई करेंगे। देखते हैं इसमें आगे का। तो ये वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर के है। दूसरा जो बेसिकली है एक जो और जो आइडिया बेसिकली है, जो रास्ता है, वो था पेटेंट वेवर का, जिसके लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी जो डब्ल्यूटीओ में लास्ट ईयर पिटीशन दिया था, अपनी अर्जी दी थी कि भाई जो है ये कोविड के रिलेटेड जो भी मेडिसिन, ड्रग्स या टेक्नोलॉजी है या फिर जो इक्विपमेंट्स है, उसको हम पेटेंट से वेव ऑफ किया जाए, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, ताकि बाकी देश इसको यूज कर सके इस टेक्नोलॉजी को और अपने यहाँ जो पेंडेमिक से लड़ सके। अभी वो सारे देशों ने इसको क्या नाम है, इस पिटीशन को एग्री नहीं किए हैं। यूएसए ने बेसिकली अपना सपोर्ट दिया है, रसिया ने भी दिया, चाइना ने भी दिया, बट बाकी जो कंट्री जैसे कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने उसको ना अप्रूवल नहीं दिया है। वो जैसे जर्मनी ने उसको अप्रूव नहीं किया है। देखने वाली बात होगी ऐसे क्या होता है इसमें आगे में। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है कि फॉल आउट ऑफ द वैक्सीन कोलैप्स। डोमेस्टिकली गवर्नमेंट हैज डिफेंडेड इस डिसीजन टू एक्सपोर्ट। तो बेसिकली जो वैक्सीन कोलैप्स हुआ, तो गवर्नमेंट ने जब एक्सपोर्ट किया था पिछले साल, सॉरी इस साल जो है जनवरी से अप्रैल में वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर में, तो तकरीबन इसको गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है अलग अलग फ्रंट पे। इंडिया ने बेसिकली जो है 66 मिलियन तकरीबन वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था अलग अलग देशों में, तकरीबन 95 देशों में। इसको बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 11 मिलियन ही सिर्फ ग्रांट्स के तौर पे इंडिया से गया है, 35 मिलियन तो कमर्शियल एक्सपोर्ट्स था, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था ऑलरेडी उसके बेसिस पे किया गया, और 20 मिलियन जो है जो कोवैक्स फैसिलिटी है डब्ल्यूएचओ की, उसके अंदर हमने जो कमिटमेंट था हमारा, उसके अंदर हमने दिया है। तो ये बेसिकली ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट था जो गवर्नमेंट ने फुलफिल किया है। ऐसा नहीं वैक्सीन को हमने मिसयूज बेसिकली जो है हम प्लान आउट नहीं था, हमने ऐसे ही एक्सपोर्ट किया है, तो ये हमारा कमिटमेंट था। ये गवर्नमेंट का बेसिकली। बाद में जब गवर्नमेंट ने सारे एक्सपोर्ट्स को रोक दिए वैक्सीन के, इसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ बेसिकली फॉरेन पॉलिसी पे हमारा। तो इंडियाज नेबर और जो अफ्रीका में जो हमारा पार्टनर्स थे, जो डिपेंडेंट थे हमारे वैक्सीन पे, और ग्लोबल एजेंसीज, तो उनको बेसिकली अब वो वैक्सीन नहीं ले पा रहे। बेसिकली वो तुरंत फंस गए कि कैसे वो वैक्सीन उनके यहाँ पहुंचाएगा। बहुत सारे कंट्रीज अगर हम देखें तो बहुत सारे वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो डिपेंडेंट थे इंडिया में बेसिकली। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान को इंडिया ने बेसिकली 5,50,000 कोविशील्ड डोज भेजे थे। तो भूटान इसको यूज करते हुए अपने 93% पॉपुलेशन को जो है पहला डोज तो दे दिया, बट अब 2 महीने बाद जो है, क्योंकि वो दूसरा डोज देना है तो उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो भूटान जो है दूसरे देशों के पास जाकर वैक्सीन की खोज कर रहा है एक तरह से। तो जो डिपेंडेंट था इंडिया पे बेसिकली, डिपेंडेंसी जो है, जो ट्रस्ट था, वो धीरे धीरे घट रहा है इस डिसीजन के कारण, एक्सपोर्ट जो हमने बैन कर दिया। इसके अलावा बाकी नेबर को भी देखे, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, सब ने जो बेसिकली चाइना और यूएस से हेल्प लिया है वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि इंडिया उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका क्या निगेटिव होगा, ये यहाँ पे लिखा गया, मेकिंग अमेंड्स एंड रिगेनिंग ट्रस्ट फॉर इंडियाज वैक्सीन फार्मेसी एक्सपोर्ट। ये वैक्सीन बात नहीं है, फार्मेसी एक्सपोर्ट्स भी इंडिया करता है, उसमें ट्रस्ट जो है धीरे धीरे वो कम हो जाए। कमिटमेंट जो इंडिया ने किया था वो कम हो गया है, ट्रस्ट नेबरिंग कंट्री के लिए, तो उसको बना पाना, फिर से रिगेन कर पाना, वो एक इंडिया के लिए मुश्किल होगी। फॉरेन पॉलिसी चैलेंज होगा इंडिया के लिए। तो उसके अलावा फाइनली जो है देयर मोर वेव्स ऑफ कोविड स्पेकुलेट किया जा रहा है कि तीसरा वेव आएगा, चौथा वेव भी आएगा, तो देयर मस्ट बी अ फुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट काउज इट। तो ये बेसिकली यहाँ पे अभी उठ के आ रहा है। डब्ल्यूएचओ में भी मीटिंग हमने देखा था, डब्ल्यूएचओ में हुआ था कि इस पे ये पेंडेमिक हुआ कैसे, इसका सही से कारण जो निकालना, सही रीजन जो है ढूंढना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो तकरीबन 18 मंथ्स में 170 मिलियन केसेज वर्ल्ड वाइड आए हैं और ओवर 3 मिलियन डेथ्स रिकॉर्ड हुआ है बेसिकली, अगर हम कहें इसको। तो डब्ल्यूएचओ ने बेसिकली स्टडी किया था, आई थिंक जनवरी फरवरी में चाइना में जाकर के डब्ल्यूएचओ के ग्रुप में कमेटी ने वहाँ पे स्टडी किया था इसके रीजन को, कोविड का कैसे हुआ आया। तो 4 पॉसिबिलिटीज वहाँ पे पहले बताई जा रही थी, 4 जो पॉसिबिलिटी हो सकता है कोविड कोरोना वायरस का। एक तो डायरेक्ट जीनोटिक ट्रांसमिटर, डायरेक्टली जो एनिमल से ह्यूमन में आ गया। दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट को बीच में हो, जिससे पहले कोरोना वायरस वहां से एनिमल से उस होस्ट में आया, फिर होस्ट से थ्रू हमारे में आया। तीसरा कोल्ड चेन या ट्रांसमिशन थ्रू फूड के थ्रू। और चौथा और आखिरी जो पॉसिबिलिटी जो लग रही थी कि लेबोरेटरी इंसिडेंट, की लेबोरेटरी जो है वहां बेसिकली जो वहां इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहां से रिसर्च के कारण रिसर्च में वो लीक हो गया वायरस बाहर में।
तो ये 4 पॉसिबिलिटी, जिसमें चौथा जो पॉसिबिलिटी लेबोरेटरी लीक का, इसको डब्ल्यूएचओ ने नकार दिया। बेसिकली कहा कि एक्सट्रीमली अनलाइकली, बहुत ही कम चांस है कि ये ऐसा हुआ हो। इस पे जब बेसिकली अभी डब्ल्यूएचओ और यूएसए ने, बाकी स्टेट्स ने भी, गवर्नमेंट ने भी इसको कहा है कि नहीं, हमें और इसमें स्टडी करने की जरूरत है और रिसर्च करने की जरूरत है कि इससे एग्जैक्ट कॉज क्या है। तो इंडिया ने भी इसको अपना सपोर्ट दिया है कि हमें हाँ इस पे एग्जैक्ट जो है रीजन ढूंढने की जरूरत है। स्पीकर ने मस्ट कॉल फॉर डेफिनेटिव आंसर, तो इंडिया को डेफिनेट आंसर की जरूरत है कि डेफिनेट आंसर इस पे आया जाए। उसके अलावा नेसेसरी टू रिवैम्प 1972 बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो है आपका, पहले इसको दूसरा नाम था इसका, टू इंस्टीट्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपको बनाने की जरूरत है, टू असेस ट्रीटी कंप्लायंस एंड बिल्ड सेफर स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर। तो ये जरूरी है बेसिकली, इस ट्रीटी को और हमें मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर हम देखें, अगर कोरोना वायरस एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन ही है, जिसको आप मिस यूज किसी ने अगर किया है तो वो हो सकता है। तो इसको हमें इस ट्रीटी को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो ये पूरी आर्टिकल है बेसिकली कि फॉरेन पॉलिसी के टर्म्स में अगर हम कहें तो जीएस पेपर 2 जो आपका है फॉरेन पॉलिसी, तो उसमें हम कोरोना वायरस जो है, कोविड पेंडेमिक से कैसे इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी को यूज करके हम उससे लड़ सकते हैं, स्पेशली जो वैक्सीन के बारे में बात की गई है उसका कैसे और अगर हमने एक्सपोर्ट जो बंद कर दिया वैक्सीन शॉर्टेज के कारण, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, और रीजन के लिए जो बेसिकली हमें किस इंटरनेशनल ट्रीटी को भी आप इसमें कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड। तो ये बेसिकली जो एडिटोरियल है, चाइल्ड लेबर को लेकर के फोकस किया गया है इसमें। तो कुछ डेटा बेसिकली उन्होंने बताया है पहले तो ये 121st सेंचुरी 152 मिलियन चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड आर इन स्टिल चाइल्ड लेबर। ये बेसिकली एनएसएस का डेटा अगर हम देखें 17-18 का, 95% बच्चे हैं 6 से 13 साल में आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, while the corresponding figures of those जिनको 14-17 साल में देखे तो सिर्फ 79.6% लोग हैं, बच्चे हैं। 95% से घट करके 80% तक, मतलब 15% बच्चों का स्कूल एक तरह से आप कर सकते हैं छूट गया 13 साल के बाद अपर प्राइमरी स्कूल में। तो ये बच्चे क्या हुआ, बेसिकली वो चाइल्ड लेबर में उनको लगना पड़ गया, या उनका पढ़ाई दूसरे कारणों से छूट गई। सेंसस जो हुआ 2011 में, उसमें बताया गया कि 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स हैं उस समय, और उसमें 8.1 मिलियन जो रूरल एरिया में थे। यूनेस्को का डेटा पे उन्होंने बताया। तो ये सब डेटा बेसिकली जो है, तो वर्क परफॉर्म मे नॉट बी, तो जो बच्चे काम करते मे नॉट बी इमीडिएटली डेंजरस, मे भी हो सकता है वो हजारस वर्क में नहीं काम कर रहे हो, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट को हमें देखने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा बच्चों पे, उनकी पढ़ाई, उनका स्किल एक्विजिशन है, और उनका जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है प्री पॉवर्टी से वो निकल सके, इनकम्प्लीट एजुकेशन एंड पुअर क्वालिटी जॉब से वो निकल सके। वो जो है फ्यूचर जो है वो बेसिकली उनका तबाह कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और वो चाइल्ड लेबर में फंसे रहेंगे। तो ये उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, जिसको हमें सोचने की जरूरत है, और उस हिसाब से हमें चाइल्ड लेबर को हटाने की जरूरत है। तो ये चाइल्ड लेबर डिक्रीज हुआ 2001 से 11 की बात करें हम, सेंसस से बाकी फिगर्स को हम देखा जाए, तो इसका मेन जो कारण बताया जा रहा है मनरेगा इस और राइट टू एजुकेशन एक्ट और मिड डे मील स्कीम, ये 3 एक्ट जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई थी, उसके कारण हम देख रहे हैं कि चाइल्ड लेबर घटा है। कैसे इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो मनरेगा जो बेसिकली इससे क्या हुआ कि रूरल एरिया में जो है लोगों को काम मिला, जिसके पास काम नहीं था, रोजगार नहीं था, तो उससे क्या हुआ कि अगर आपको काम मिल रहा, पैसा मिल रहा, तो आपके बच्चे को काम पे जाने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाई करने आप भेज सकते हैं उसको। राइट टू एजुकेशन, ऑब्वियसली ये तो एजुकेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपको पढ़ाई का अधिकार देता है 6 से 13 साल के बच्चों के लिए। और जो मिड डे मील स्कीम, इससे क्या हुआ कि जो बच्चे को बेसिकली एक तरह से अटेंडेंस के लिए प्रोत्साहन किया गया कि आप आइए स्कूल में, आपको दोपहर का खाना स्कूल में ही दिया जाएगा। तो इससे बच्चों का एक तरह से न्यूट्रिशियस फूड भी मिला, हेल्थ का भी बेनिफिट हुआ, और बच्चे जो स्कूल अटेंड करने के एक मोटिवेशन मिला, जिससे स्कूल अटेंडेंस बढ़ा। तो ये 3 जो है स्कीम्स एक तरह से आप बताया जाए कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर घटाने में कारगर रहे हैं। कन्वर्जेंस ऑफ चाइल्ड स्कीम, ये भी आपका नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो है वो उसकी फोकस है कि बाकी जो स्कीम्स है गवर्नमेंट को, उसको कन्वर्ज करके हम स्कीम्स रखे, कन्वर्ज किया जाए, ताकि ये चाइल्ड लेबर को हम रिड्यूस कर सके। इसके अलावा इंडिया ने ऑलरेडी रेटिफाई किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वेंशन है टू फर्दर डिमोन्स्ट्रेट इस कमिटमेंट टू द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये बेसिकली चाइल्ड लेबर को लेकर के कन्वेंशन है 138 और 182, इसको ऑलरेडी। इसके अलावा जो इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल है pencil.gov.in, इसमें क्या है बेसिकली कोई भी एनजीओ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या गवर्नमेंट जो है रिपोर्ट कर सकती है, इन्फॉर्मेशन दे सकती है चाइल्ड लेबर के केसेस का। इस पर भी गवर्नमेंट जो है, बाकी एनजीओ जो उस पर एक्शन लेगी। तो इससे भी रिड्यूस हुआ, बेसिकली हमें केसेस मिले हैं।
लेकिन रेट ऑफ रिडक्शन हैव स्लोड बाय 2/3 इन मोस्ट रिसेंट 4 ईयर पीरियड। तो इन्होंने कहा कि बेसिकली जो रेट ऑफ रिडक्शन था, बेसिकली जो घटने का जो रफ्तार थी वो कम हो गई है अगर हम लास्ट 4 साल की बात करें तो 2/3 से घट गई है वो रफ्तार। तो क्यों? तो इंडिया एक्सपीरियंस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। पहले भी, कोविड के पहले भी ये हमें देखना था। तो इसके कारण भी बेसिकली जैसा हमने देखा कि मनरेगा कैसे इफेक्ट कर रहा है चाइल्ड लेबर को कम करने में। तो आपको रोजगार मिल रहा है, आपके अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, कमाने का अवसर मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज सकते हैं, उनको कमाने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अगर एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो है ऑब्वियस सी बात है जो अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनको बच्चों पे फिर दबाव पड़ता है कि वो घर को चलाएं और रोजी रोटी के लिए बेसिकली वो काम पे जाते हैं और उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो ये दोनों सब रिलेटेड, इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को आप रिलेट कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, ऑब्वियस सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट कर सकते हैं आप चाइल्ड लेबर से। तो सारा कुछ आप लिंक अप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये जो इंडिया का ग्रोथ नहीं था अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी, ये चाइल्ड लेबर जो है बढ़ा है अगर हम कहें। सब्सिक्वेंट लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया पिछले साल, अभी जो हम देख रहे हैं स्टेट वाइड जो है, उसके कारण सिचुएशन और खराब हो गई। और विद इंक्रीज इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, रिड्यूस हाउस होल्ड इनकम, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड आर बीइंग पुश्ड टू कंट्रीब्यूट टू फैमिली इनकम। तो ये बेसिकली कारण है कि आपको इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, ऑब्वियस बात है, सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन नहीं है। इनफॉर्मल वर्कर्स की कारण बात करें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी कुछ नहीं है, ग्रेचुटी मिले या ईपीएफ हो, फंड हो आपका, या बेसिकली पेंशन हो, वैसा कुछ भी नहीं है। तो उसके कारण हाउस होल्ड इनकम को रिड्यूस हो गया, कमाने वाले नौकरी चली गई अगर, तो उसमें बच्चों को भी काम पर फिर जाना पड़ता है कि कमाई वो कंट्रीब्यूट कर सके फैमिली इनकम में, और चाइल्ड लेबर बढ़ता है। इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है चाइल्ड लेबर क्यों उसके लिए? तो एक है आपका क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। तो ये देख रहे हैं, अगर हम पिछले साल से ही हम देखें तो स्कूल्स बंद हो गए मोस्टली, और ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, ज़्यादातर में डिस्टेंस लर्निंग चल रही है। तो रूरल एरिया की बात करें तो डिजिटल डिवाइड हम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। इसको देखते बहुत सारे बच्चे जो है, क्योंकि उनके पास ना कंप्यूटर है, ना लैपटॉप है, ना मोबाइल्स है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जिसके कारण वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सके। तो बेसिकली वो स्कूल एजुकेशन से महरूम रह रहे हैं, वो स्कूल एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। 2017-18 की रिपोर्ट है ये एनएसएस की, इसमें बताया गया था 24% ही इंडियन हाउस होल्ड के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी है। तो इंटरनेट ही नहीं होगा तो बाकी मतलब कि 75% के पास इंटरनेट नहीं है, तो वो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे कर पाएंगे। 15% रूरल में और 42% अर्बन हाउस होल्ड्स, ये जो एक्सेस है आपका। तो रूरल एरिया में और भी खराब स्थिति है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इट इज टू, कैसे हम बेसिक सजेशन दिया गया यहाँ पर, कैसे हम चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन चाहिए हमें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉयर्स हो, ट्रेड यूनियंस हो, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाइल्ड लेबर फैमिलीज हो, उनको हम, ताकि हम उसको हम पटरी पर ला सके और उनसे सजेशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ जो हम चाइल्ड लेबर को कम कर सकते हैं। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग अलायंस पेविंग our way towards ending child labor in all its form by 2025। तो 2025 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 8.7 में भी इसके लिए कहा गया कि 2025 तक चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना है। इसको अचीव करने के लिए हमें एक जो स्ट्रॉन्ग अलायंस पार्टनरशिप की जरूरत होगी। इसको आप ध्यान रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये है। उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चाइल्ड लेबर के लिए कि 2021 जो है साल यूएन ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इससे रिलेटेड भी बेसिकली क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है कि चाइल्ड लेबर पर प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में चाइल्ड लेबर से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट की बात हो, कन्वेंशन की बात हो, चाहे स्कीम्स की बात हो, और चाहे वो जैसे कि आप पोर्टल देख रहे हैं, पेंसिल पोर्टल, ये सब आपको जानने की जरूरत है चाइल्ड लेबर से लेकर। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है एडिटोरियल टेनरस रिवाइवल, ये बेसिकली इनकम एस्टीमेट जो कल रिलीज किया गया, जीडीपी एस्टीमेट जो एनएसएसओ ने रिलीज किया है, उसको लेकर के बताया गया है कि ऐसा हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्शन बेसिक इकोनॉमी जो है 2021 में हम देखे तो -7.3% से ग्रो की, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया इकोनॉमी -7.3%। तो सिर्फ अगर हम पूरे साल को हम देखें तो सिर्फ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग और यूटिलिटी सर्विसेज जो है, जिसने पूरे साल में जो बेसिकली ग्रोथ दिखाया है, बाकी सारे सेक्टर जो है वो निगेटिव में रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीजें भी, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो कम हुई है, रिबाउंडेड फॉर फर्स्ट टाइम इन फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा अच्छा हुआ था, आगे के सालों में देखने की जरूरत है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है बेसिकली प्रॉक्सी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो वो 11% बढ़ा था आपका, जब टू 11% इन 3 मंथ पीरियड लास्ट क्वार्टर में। बेसिकली लास्ट क्वार्टर के बेसिस पर ही पूरा जो आपका है फाइनेंशियल ईयर
2021 में जो है ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, ठीक हुआ है। इसके अलावा उसी के बारे में बात की गई है कि एक आपका पीएमआई सर्वे है, इसको हम आगे भी देखेंगे। इसको ये बेसिकली आता है परचेजर मैनेजर इंडेक्स जो है, इसका सर्वे एक तरह से होता है। इसमें दिखाया गया मई का डेटा जो दिखाया गया कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिमांड नहीं है, स्टैग्नेशन की तरफ बढ़ रहा है कोविड के सेकेंड वेव के कारण। और एक दूसरा सर्वे की बात की गई, रिफिनिटिव इप्सोस प्राइमरी कंज्यूमर सेंटीमेंट सर इंडेक्स फॉर मई। इसमें दिखाया गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी गिरा है बाय 6.3% फ्रॉम अप्रैल से, एज फियर्स ऑफ पेंडेमिक इम्पैक्ट डिप्रेस्ड रिस्पोंडेंट आउटलुक। तो अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अगर घटेगा, इकोनॉमी में गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो खर्च करने से बचेगा। खर्च नहीं होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ जो है वो कम होगा। ये बेसिकली यहाँ पे आगे के समय के लिए बताया गया है कि कैसे इकोनॉमी जो है स्ट्रेन रहने वाली है और आगे के समय देखने की जरूरत होगी कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है इस स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में। व्हेन टू इज टू लिटिल, ये बेसिकली एडिटोरियल जो है चाइना ने जब पॉलिसी चेंज की है डेमोग्राफी की, 3 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। पहले 1 चाइल्ड था, उसके बाद 1979 तक, उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी था, अब 3 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने किया है। ये पॉपुलेशन का जो बेसिकली सर्वे आया वहां पर सेंसस जो है उसको देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। ऐसा क्या हुआ भाई वहां पर सेंसस में, तो देखा गया कि जो इस 10 साल के पीरियड में सिर्फ 12 मिलियन बर्थ रिकॉर्ड हुए हैं, लोवेस्ट सिंस 1961। 1961 के बाद सबसे कम बर्थ जो है इस 10 सालों में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन यानी ग्रेटर देन 60 ईयर्स के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितने 5.44% से बढ़ी है इन 10 सालों में। और फर्टिलिटी रेट जो है वो घटा है आपका 1.69% हो गया है। तो बेसिकली कम हो रहा है कहा जाए तो। और बट ये जो आपका बेसिकली 60 प्लस पॉपुलेशन कितना हो गया, 18.7% जो है टोटल पॉपुलेशन का ये भाग आपका 60 प्लस पॉपुलेशन हो गया है। तो ये बेसिकली एजिंग की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो ये इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने, वहाँ की चाइना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई चाइल्ड पॉलिसी को नॉर्म्स को हम रिलैक्स करेंगे। एजिंग और डीपली जेंडर इम्बैलेंस पॉपुलेशन वहां पे देखने को मिल रहा है। तो डेमोग्राफर्स वॉज द फियर कंट्रीज गेटिंग ओल्ड बिफोर दे रिच। तो ये हम बाकी देशों में देखा है, बेसिकली आप देख सकते हैं डेमोग्राफी जो है कि ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा अगर बढ़ रहा है तो। और ये क्यों दिक्कत है, क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन है बेसिकली वो 15 to 59%, 59 ईयर्स का आपको देखा जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। तो अगर इसकी क्वांटिटी घटेगी तो अभी सी बात है वर्क करने के लिए लोग नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपको टेक केयर करने के लिए इनको होना चाहिए, स्कीम्स होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए। वो एक रिस्क जो है गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है कि कैसे आप आगे इनको देखेंगे, क्योंकि 60 प्लस है तो ऑब्वियस बात है काम में उतना नहीं हो सकता है। एक रिटायरमेंट एज हो गया तरह से तो इनको टेक केयर करने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स गवर्नमेंट को जरूरी है ताकि इनको फ्यूचर इनका सिक्योर कर सके। यहाँ पे ये बताया गया 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में भी अगर हम जहाँ पे चाइल्ड लिमिटेशन पॉलिसीज नहीं है चाइना की तरह, तो वहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है। मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन कम हुआ है, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, एजिंग जॉब पॉपुलेशन जो है बढ़ा है। इसका क्या कारण है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पर गिव प्रायोरिटी टू रिड्यूसिंग चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट। तो गवर्नमेंट को हर जगह चाइल्ड रियरिंग कॉस्ट जो है उसको कम करने की जरूरत है ताकि लोग जो है ज्यादा बच्चे, मतलब बेसिकली पॉपुलेशन जो है स्टेबलाइज कर सके। बॉर्न बाय द पर्सपेक्टिव में, जैसे कि अदर देन सिंपली रिलैक्सिंग और इवन एबोलिशिंग बर्थ कोटास, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। जो कॉस्ट बेसिकली आप बच्चे को ना पैदा करने के बाद आपको बेसिकली एजुकेशन पे खर्च करना पड़ता है, उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, बाकी चीजों पे खर्च जो है उसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं अगर कम करती है तो ऑब्वियसली बात है लोग जो है मोटिवेट होंगे और फर्टिलिटी रेट या जो बेसिकली जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन हो पाएगा। तो चाइना एक्सपीरियंस रिमाइंड ऑफ अनइंटेंडेड सोशल इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज ऑफ स्टेट लेड डेमोग्राफिक इंटरवेंशन। जो स्टेट लेड बेसिकली स्टेट ने यहाँ पे जो इंटरवेंशन करके जो वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, उसका एक तरह से कंसिक्वेंसेज दिखाता है चाइना का एक्सपीरियंस। इससे हमें सीखने की जरूरत है। इसके ऊपर एक और आर्टिकल है जिसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल, व्हाट एक्सप्लेन द सर्ज इन एफडीआई इनफ्लोज। तो ये एफडीआई इनफ्लो जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा एफडीआई इनफ्लो जो है 2021 फाइनेंशियल ईयर में 81.7 बिलियन रहा है, जो कि 10% ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर से, इनफ्लो बढ़ा है। इसको इन्होंने काउंटर किया है और आरबीआई की एक रिपोर्ट है उसको इन्होंने दिखाया। आरबीआई ने भी रिपोर्ट अपना जारी किया था लास्ट वीक कर लिया। तो उसमें डिटेल में बताया कि क्या क्या एफडीआई में, बेसिकली एफडीआई के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो एफडीआई एफपीआई जो है उसमें कितना कितना हुआ है।
तो उसको इन्होंने बोला कि वो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है एफडीआई आया है वो गलत है। इसको हम देखते हैं आगे। तो ग्रॉस इनफ्लोज जो अभी इंडिया में आया है वो उसमें दो पार्ट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया एंड रिपेट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कम हुआ है और इन रिपेट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट जो वो बढ़ा है। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ वाइड गैप अक्रॉस बिटवीन ग्रॉस एफडीआई एंड इनफ्लो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। रिपेट्रिएशन क्या होता है भाई? एफडीआई इनफ्लो इंक्रीजिंगली कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी फंड्स। एक प्राइवेट इक्विटी फंड होता है विच इज रियली डिसइन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 to 5 years। तो जो इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्राइवेट इक्विटी जो फंड्स होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं 3-4 साल बाद उसको बेच करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इन प्रिंसिपल प्राइवेट इक्विटी फंड डू नॉट मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है शेयर मार्केट में लगाना या किसी कंपनी की इक्विटी में लगाना, तो वो बढ़ा है। एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किसी ने कंपनी सेटअप की, किसी ने कंपनी में लगाया पैसा, उसके लॉन्ग वेंचर में लगाया, वो नहीं बढ़ा है उतना, वो डिक्लाइन हुआ है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं मिला है इंडिया को। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया नेट ऑफ द एफडीआई बाय इंडिया एंड आउटवर्ड एफडीआई फ्रॉम इंडिया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया हैज बेली राइजन 0.8%। तो आउटवर्ड एफडीआई का हम जोड़ ले तो नेट एफडीआई का हम देखें तो मुश्किल से 0.8% ही बढ़ा है 2021 में, लास्ट ईयर को देखते हुए। बेसिकली यहाँ पे नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जैसा कि हमने देखा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमने पहले डिक्लेयर बताया था आपको, एफडीआई और पीआई में अंतर क्या है, इसको थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एफडीआई क्या है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो कंपनी से बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं या कंपनियां जो है वो यहाँ पे कुछ बिजनेस स्टेब्लिश कर रही है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर ऑफिसेज कर रही हैं, या कुछ कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर है उसमें वो अपना इंटरेस्ट दे रही है, 10% से ज्यादा बेसिकली इक्विटी वहां पर वो खरीद रही है, वहां पे कंपनी को चलाने में, उस बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है। एफपीआई उसके मुताबिक क्या है? ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म 1 साल का भी हो सकता है, 3-4 साल का भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? इस बेसिकली शेयर मार्केट में एक तरह से आप लगा रहे हैं पैसा, या किसी कंपनी का कुछ आप शेयर खरीद रहे हैं, आप इक्विटी खरीद रहे हैं कुछ परसेंटेज, और उसको 2 साल 3 साल मल्टीप्लाई हो गया पैसा आपका, उसको अपने बेच करके आप निकल लिए। ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एफपीआई, इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है कहीं भी एफपीआई जो बेसिकली हम देखें तो वो एक साइन नहीं है कि आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला है, क्योंकि इस पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एफपीआई पे क्या बेसिकली 2-3 साल बाद तो पैसा निकल जाएगा, तो सरकार इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती है। जो मेन एम है सरकार का, किसी भी गवर्नमेंट का, वो होता है एफडीआई हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि यहाँ की कंपनियों को पैसा मिल सके और कंपनी में इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पर, और फॉरेन एक्सचेंज हमें पास आए। तो ये फायदा होता है एफडीआई का ओवर एफपीआई। तो यहाँ पे जो कहा गया कि आरबीआई में की रिपोर्ट में देखा गया कि एफपीआई एक तरह से कहे, या इसका पार्ट जो है, अलग अलग पार्ट होता है इसका, वो बढ़ा है, एफडीआई उतना नहीं बढ़ा, इनफैक्ट डिक्लाइन किया है। एफआईआई जो है बूम किया बेसिकली फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो एफपीआई का ये पार्ट है एक तरह से। तो इट इज इंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हाट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एफडीआई इनफ्लो इन थ्योरी इज सपोज टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल टू ऑगमेंट पोटेंशियल आउटपुट। तो टेकिंग मैनेजरियल कंट्रोल, ये बेसिकली एफडीआई होता है कि आपने बेसिकली 25% स्टेक ले लिया किसी कंपनी में, मैनेजरियल आप कंट्रोल ले लिया। इसका मतलब क्या है? उस कंपनी को, बाहर की कंपनी को लगता है कि इस कंपनी में का फ्यूचर अच्छा है, आप मैनेजरियल उसका कंट्रोल ले रहे हैं, आप उसको कंट्रोल ले रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी को चलाना चाहते हैं, आपके उसको बिजनेस के फ्यूचर में, उसका विजन में, उस कंपनी का विजन में आपको इंटरेस्ट है। तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी ग्रो करेगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है इन डोमेस्टिक कैपिटल, इक्विटी या डेब्ट आप खरीदते हैं, जैसे शेयर आप इस तरह से खरीद रहे हैं टू रियलाइज जो है बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स। रिटर्न जैसे कि आप शेयर मार्केट में जाते हैं कि आपको रिटर्न चाहिए, बेसिकली आपने साल भर रखा या 2 साल रखा, 3 साल रखा, उसके बाद उसको बेच दिया, आपको रिटर्न आ गया, आपने बेच दिया। ये अंतर है एफडीआईपीआई में। तो कंसेप्चुअल डिस्कशन है ब्लर्ड इन ऑफिशियल रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट में इस चीज को नहीं बताएगा डिटेल में। तो इसी चीज को इन्होंने बताया बेसिकली एफडीआई इनफ्लो कम है, एफपीआई इनफ्लो ज्यादा है, बस, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। बल्कि सेंसेस का बताया इन्होंने कि जैसे अगर हम देखें तो ग्रॉसली बाकी कंट्रीज को अगर हम देखें तो सेंसेस बीएससी का जो है उसका आउटपुट बढ़ा है, उसका डबल फ्रॉम 26,000 अब तक था मार्च 23 को, बढ़ करके 50,000 हो गया है मार्च 31 को, जबकि जीडीपी उतना ग्रोथ नहीं किया है। तो ये बेसिकली इस क्यों है? क्योंकि ये एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर आया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में नहीं किया गया, एफडीआई नहीं आया है।
तो ये बूमिंग शॉर्ट टर्म एफआईआईज इन द कैपिटल मार्केट, नॉट एडिंग टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो एफडीआई जो बेसिकली आता है उसका एक और फायदा क्या है, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको आ रहा है, ऑब्वियस बात आप कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियस बात एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये फायदा है आपका एफडीआई का। एफपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये बोलना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हमारे यहाँ, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है अगर एफडीआई नहीं बढ़ा है तो। एफडीआई बढ़े तो ठीक है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर एफडीआई बढ़ रहा है तो इसके लिए इकोनॉमी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला। इसी चीज़ को इन्होंने बेसिकली बताया है। दिस इनफ्लो एबिलिटी टू ऑगमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आउटपुट ग्रोथ। ये ग्रोथ में हमारे जीडीपी में ज़्यादा इसका असर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, फॉटल वॉर ऑन ट्रांसपेरेंसी, ये बेसिकली आरटीआई एक्ट को लेकर के बताया इन्होंने बहुत सारा आरटीआई एक्ट डाला था या किसी और ने डाला था। तो जैसे कि ये जो गवर्नमेंट कमेटी है वैक्सीन को लेकर के, इसके लिए कि इसकी मीटिंग कब हुई डिटेल बताइए, वो नहीं बताया गया। डेट्स एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ये भी नहीं बताया गया। आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच में एमओयू जो साइन हुआ था कि क्या एमओयू का टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी पूछा, इन्होंने नहीं बताया। तो ये बेसिकली कहा है सच सीक्रेसी, जो सीक्रेसी गवर्नमेंट कर रही है इन फुल स्पेक्ट्रम ऑफ कोविड-19 रिलेटेड मैटर्स। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन प्लानिंग कैसे हुई, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का और डिसीजन कैसे आया प्राइसिंग का, और पीएम केयर्स फंड आपने किस बेसिस पे स्टेब्लिश किया, क्या उसका यूज है, ये बेसिकली सारी चीजों में हमें देखने को मिल रहा है कोविड को लेकर के गवर्नमेंट के। कंटिन्यू टू विथहोल्ड इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया था बिना थर्ड स्टेज ट्रायल के, अभी तक अंटिल टुडे जो है भारत बायोटेक ने अपना पीयर रिव्यूड इफिकेसी एनालिसिस जो है पब्लिश नहीं किया है फेज 3 ट्रायल का किसी भी जर्नल में, जो कि जरूरी होता है। अभी कहा जा रहा है कि जून में ये पब्लिश किया जाएगा। इसको लेकर के डीसीजीआई से मांगा गया कि आपने इमरजेंसी अप्रूवल जो दिया उसकी किस बेसिस पर दिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो भी नहीं दिया गया। तो ये सब बेसिकली इसमें कहा गया आरटीआई को आप डिस्फ्यूज कर रहे हैं एक तरह से। तो 30 करोड़ वैक्सीनेशन का बेसिकली फुली वैक्सीनेशन का टारगेट था जुलाई तक में, जब अभी तक 4 करोड़ ही लोग फुली वैक्सीनेटेड हो पाए हैं। तो उसके अलावा बताया जाए कि कोवैक्सीन जो है उसका आसानी से हम प्रोडक्शन जो इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो आईसीएमआर जो उसमें पार्टनर है, टेक्नोलॉजी पार्टनर, तो हम दूसरी कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वैक्सीन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी को यूज करके। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही बेसिकली? इतना जो महंगा इसका क्यों है, जो सबसे अगर हम कहें वो कोवैक्सीन का तकरीबन प्राइवेट में अगर जाए तो 1200 रुपए में दिया जा रहा है पर डोज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। उस पर 5% रॉयल्टी जो है आईसीएमआर को मिली, तो इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अगर हम इंटरनेशनल देखें तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैक्सीन है ये। तो ये बेसिकली आरटीआई को लेकर कहा गया कि सीक्रेसी जो है आपको नहीं करना चाहिए, अंडरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ साइंटिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी एक्सपर्ट्स टू प्रोवाइड टाइमली फीडबैक एंड सजेशंस। अभी इस बात अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा पब्लिक डोमेन में, तो जो बाहर के लोग जो उस पर रिसर्च करते हैं या उस पर जो अपना एनालिसिस करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और जो फीडबैक एक गवर्नमेंट को मिलता है उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, जो ओपन सोर्स में जो साइंटिस्ट है या विदेशों में जो साइंटिस्ट है, तो वो फीडबैक जो गवर्नमेंट को सही फीडबैक नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को सही तरीके से नहीं कर पाएगी। तो ये एक डिमेरिट है अगर आप आरटीआई बेसिकली इन्फॉर्मेशन को आप कंसील करते रिवील नहीं करते हैं। तो सजेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट को इसमें डिस्क्लोज करवाना चाहिए इन्फॉर्मेशन को। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, आरटीआई को बेसिकली उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ पे मिसयूज किया गया, मतलब उसका रिवील नहीं किया गया इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आपका इकोनॉमिक टूल किट रिवील, ये बेसिकली जो है आपका जो है ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे गवर्नमेंट ने क्या क्या आरबीआई ने अपनाया और वो फेल हो गई एक तरह से। टेक्निकलिटी इसमें ज़्यादा है, कुछ इससे इंपॉर्टेंट नहीं है आपका मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, कुछ खास इसमें डिटेल में बताया नहीं गया है। तो ये बताया मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बेसिक आरबीआई ने पॉलिसी रेट कुछ कम किया इन्फ्लेशन को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो अगर हम देखें तो इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अब जो है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट को ट्विक करने की जरूरत है, यानी कि जैसे कि फिजिकल पॉलिसी क्या हो गया, बजट में हो गया आपका, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो एक्सपेंडिचर जो उसको गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। यही मोटा मोटी है फिजिकल पॉलिसी और इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमारा वीडियोज है उसको आप देख सकते हैं समझने के लिए कि फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और रेट्स क्या होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट आपका न्यूज है, ब्रिक्स विल हेल्प इंडिया इन फाइटिंग कोविड-19 से चाइना मिनिस्टर। तो ये बेसिकली कल जो है कल नहीं, आई थिंक ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स ट्यूसडे को, अच्छा हाँ ऑन ट्यूसडे को हुआ। उसमें बेसिकली एक सपोर्ट दिया गया, तो ये ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं आपको कि क्या इसमें सपोर्ट है नहीं है। स्टेटमेंट इशू हुआ, उसमें कहा गया कि इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी एज वेल इक्विपमेंट शुड डील विद द पेंडेमिक।
ये होना चाहिए, इक्विटेबल एक्सेस सबके लिए होना चाहिए। वेवर जो है बेसिकली गवर्नमेंट जो कर रही है WTO में, उसको भी सपोर्ट इन्होंने किया। तो यही चीज इसमें बेसिकली इंडिया जो बेसिकली चेयर है ब्रिक्स का 2021 में चेयर कर रहा है ब्रिक्स को, और ये ऑर्गेनाइजेशन का 15वां साल है एग्जिस्टेंस का। ये आपको जानने की जरूरत है, बस बेसिकली ब्रिक्स के बारे में हम जानते ही हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। 5 देश इसमें है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 आप देश देख रहे हैं। और इंडिया इसका बेसिकली चेयर जो रोटेट होते रहता है, प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, इंडिया इस साल चेयर कर रहा है इसको। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है न्यूज ब्रीफ में है, जस्टिस ए के मिश्रा अपॉइंटेड NHRC चीफ। तो जस्टिस जो थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, ये जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, इनको चेयरमैन बनाया गया है, NHRC का अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे अपॉइंट हुए, तो ये पैनल होती है जो डिसाइड करता है नाम पर। इसमें जो मेंबर है प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश, और लोक सभा स्पीकर होते हैं ओम बिरला जो भी है, और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये इस पैनल के मेंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं भी नाम पर। तो इनका नाम डिसाइड किया गया जस्टिस ए के मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, अभी वो रिटायर्ड है। तो NHRC के बाद थोड़ा और हम फिलिम्स फैक्ट का हम देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये है ना पार्लियामेंट के कानून के द्वारा इसको बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को उसको बनाया गया, और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है इसके अंतर्गत ये बनाया गया अथॉरिटी को। ये क्या करती है, बेसिकली राइट रिलेटेड टू लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी, इक्विटी, बेसिकली जो है सेक्शन 2(1) ऑफ इस एक्ट के अंदर में जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स, उसको ये देखती है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इंडिया में। ये कंफर्मिटी बेसिकली प्रेस प्रिंसिपल जो हमने इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, इसको जो उसको फॉलो करते हुए इंडिया ने इसको एस्टेब्लिश किया है। एडॉप्टेड फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पेरिस, ये 1981 में हुआ था, इंडिया ने इसको इंडोर्स किया, और जनरल असेंबली ने भी इसको इंडोर्स किया है 1983 में। इसको देखते हुए बेसिकली इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया, और ये एक्ट लेके आई, कानून लेके आई। इसमें जो है लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया गया, सॉरी लास्ट ईयर बोलो 2019 में, जिसमें काफी ड्रास्टिक चेंजेस किए गए थे। तो पहले क्या था, बेसिकली चेयरपर्सन जो होंगे वो था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, वही हो सकते हैं। इसको अमेंड कर दिया गया, इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें अगर देखें ए के मिश्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो रिटायर हुए हैं, तो उनको एलिजिबल हैं चेयरपर्सन के लिए। अदर मेंबर्स की बात करें तो पहले क्या था, 2 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन हैविंग नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अब इसको अमेंड करके अलाउ किया 3 मेंबर हो सकते हैं, उसमें से एटलीस्ट जो है एक वीमेन होनी चाहिए। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया, एडिशन किया गया। पहले क्या था, चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरमैन, और नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के चेयरमैन जो है वो सब जो है इसमें एक्स ऑफिशियो एक मेंबर होंगे NHRC में। इसको अमेंड किया गया, इसमें इंक्लूड क्या किया गया, और 2 बॉडीज इंक्लूड किया गया। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन भी इसमें रहेंगे मेंबर, नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मेंबर भी इसमें चेयरपर्सन जो उसमें मेंबर रहेंगे, और चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटीज ये भी इसमें मेंबर, तीन जो एक्स ऑफिशियो मेंबर को इंक्लूड किया गया। यहाँ पे एक मेंबर को इंक्लूड किया गया, तकरीबन 4 मेंबर को यहाँ पे और बढ़ाया गया। पहले जो टर्म था वो 5 साल का था, और या 70 साल ये टर्म था बेसिकली, इसको घटा दिया गया। अब कहा गया कि 3 साल होगा टर्म या 70 साल, जो भी पहले आपका हो जाए। इसके अलावा पहले था डिपार्टमेंट का था 5 साल के लिए, क्योंकि ये 3 साल टर्म हो गया, जिसको रिमूव कर दिया 5 साल का लिमिट। और पावर सेक्रेटरी जनरल पहले क्या था कि जो भी पावर इनको दिया जाएगा, कमीशन देगी पावर, वो डेलीगेट किया जाएगा, वो उनका काम होगा। अब इसको अमेंड कर दिया गया, इसमें सेक्रेटरी जनरल जो होंगे उसको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है, एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन, सब्जेक्ट टू चेयरपर्सन कंट्रोल। तो ये चेंजेस लाए गए हैं, जिसके आप देख सकते हैं मेजर चेंजेस जो है NHRC में लाए गए हैं। इसका मेंबरशिप कंपोजिशन भी चेंज किया गया, और टर्म्स भी यहाँ पर चेंज किया गया। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल, डीएम एक्ट इज ऑफ 2005 विंटेज वाज फर्स्ट इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक। ये बेसिकली जो हम देख रहे थे, वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी को जो रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, रिटायरमेंट ले लिया, रिटायर्ड हो गया मतलब कि। तो उसके लिए बेसिकली DOPT ने आई थिंक सोकॉज नोटिस जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री सॉरी इनको जारी किया है अंडर सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया है। डीएम एक्ट जो क्या है, बेसिकली ये आया था आपका 2004 के सुनामी के बाद, ये एक्ट को लाया गया था। पहली बार इसको इन्वोक किया गया, मतलब इंप्लीमेंट किया गया आपका कह देते हैं कोविड-19 पेंडेमिक में।
मार्च 24, 2020 को सेंटर ने इसको इम्प्लीमेंट किया एनडीए में, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उसने, कि ताकि मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक जो स्ट्रीमलाइन हो सके, सेंट्रलाइज हो सके, अच्छे से मैनेजमेंट कर सके। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी पावर दिया गया मजिस्ट्रेट को, ताकि वो डिसीजन ले सके। ये अभी जो जून 30 तक इसको एक्सटेंड किया गया है, होम मिनिस्ट्री इसको इन्फोर्स करती है, देखती है इस एक्ट को। जितने भी एक्ट हैं वो किसी न किसी मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर होते हैं, वो मिनिस्ट्री उसको देखती है। तो इसमें इस केस में होम मिनिस्ट्री इसको देखती है, इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने ही ये ऑर्डर निकाला है, नोटिस इनको जारी किया है। इसमें क्या कहा गया है कि हैज एक्टेड इन मैनिंग टेंटामाउंट टू रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद लॉफुल डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें रूल में कहा गया है, नोटिस में कहा गया है, मीटिंग जो हुआ था प्राइम मिनिस्टर को, उसमें आप एब्सेंट थे मई 28 को और वायलेशन है सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें पनिशमेंट क्या है, बेसिकली सेक्शन प्रिस्क्राइब फॉर पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन कंप्लाई नहीं करते तो पनिशमेंट आपको हो सकता है। क्या पनिशमेंट? इम्प्रिजमेंट 1 साल तक और या फाइन या दोनों। लेकिन अगर वो उस रिफ्यूजल के कारण कुछ लॉस ऑफ लाइफ होती है या कोई डेंजर इमीडिएट देखने को मिलता है आपके काम नहीं करने के कारण, आपका पनिशमेंट जो बढ़ा करके 2 साल तक का हो सकता है और फाइन भी हो सकती है। ये इस एक्ट में है। लेकिन यहाँ अब देखने के बाद इसमें बेसिकली कहा है कि ये इसमें है कि रीजनेबल, अगर एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास कॉज नहीं है, आपने क्यों ड्यूटी नहीं निभाई, उस केस में ये आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। बट ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ एक्सक्यूज इनके पास होगा, तो वो देखने के बाद आगे क्या होता है। तो इसके इस एक्ट के अंदर में कुछ इस सेक्शन के अंदर में क्या क्या ऑर्डर ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने लिए थे पहले। एक जैसे कि स्पीटिंग इन पब्लिक जो है पनिशेबल ऑफेंस कर दिया गया था, क्या पब्लिक में थूक नहीं सकते हैं। वियरिंग ऑफ मास्क इन पब्लिक स्पेसेज, ये मैंडेटरी किया गवर्नमेंट ने। तो ये सब बेसिकली डीएम एक्ट के अंदर में जो ऑलरेडी डिसीजन लिए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ऑलरेडी हमने देखा पहले डिटेल में। ये बेसिकली डिजास्टर से डील करने के लिए पहली बार ही पेंडेमिक में इसको इन्वोक किया गया है। नेक्स्ट जब आर्टिकल चाइना पॉपुलेशन नॉर्म्स सब एज ए वार्निंग फॉर इंडिया। तो बेसिकली जो हमने देखा भी न्यूज, चाइना ने अपना पॉपुलेशन पॉलिसी जो है चेंज किया, डेमोग्राफिक पॉलिसी कि 3 चाइल्ड को अलाउ किया है। इसको लेकर के इंडिया के लिए एक वार्निंग है कि इंडिया को भी कोएसिव पॉपुलेशन स्ट्रेटेजी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। ये इंडिया को देखने की जरूरत है, चाइना का एक्सपीरियंस से सीखने की जरूरत है हमें। इंडिया ऑन द अदर हैंड टॉइंग विद द आइडिया ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया में बेसिकली चल रहा है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेके आए टू चाइल्ड नॉर्म्स, तो वो गलत हो सकता है। कोएसिव मेजर हमें नहीं लेना चाहिए। तो इसे चाइना का पॉपुलेशन क्राइसिस हमने देखा। सेम इश्यू ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन एंड वेरी फ्यू पीपल टू टेक केयर ऑफ देम। तो इसे मैंने कहा कि एजिंग में क्या प्रॉब्लम है, एजिंग पॉपुलेशन अगर बढ़ता है आपका, तो टेक केयर करने के लिए आपको आदमी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर यंग पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो टेक केयर कैसे होगा आपका। सिक्किम और लक्षद्वीप में ऑलरेडी हम देख रहे हैं आपका एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्कफोर्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। एंड इंक्रीज इन सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस गिविंग दैट दे हैव लो फर्टिलिटी रेट्स। तो ये देखने को ऑलरेडी हमें कुछ स्टेट्स में मिल रहा है। तो इसको इंडिया को, गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि हम स्ट्रिंजेंट जो है 2 चाइल्ड नॉर्म्स हमें लाने की जरूरत नहीं है। अगर लाते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में फोकस होना चाहिए। अभी हमारा जो है आपका कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ऑफ 2.1, ये सही है आपका। वी डू नॉट नीड एनी कोर्सिव मेजर, हमें कोर्सिव मेजर लेने की जरूरत नहीं है, बट वी नीड टू सस्टेन पॉपुलेशन, सस्टेन करने की जरूरत है पॉपुलेशन को, स्टेबलाइजेशन को। क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट कम है, आपका रिप्लेसमेंट रेट से 2.1% से भी कम है, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है। एक बैलेंस्ड हमें बेसिकली पॉपुलेशन मेजर्स लेने की जरूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल लेने की जरूरत है। विच मीन्स अगर ऐसा ही रहा इस स्टेट्स में, अगर हम देखें फर्टिलिटी रेट 2.1 से भी अगर फर्टिलिटी रेट कम रहा, तो हमें जो जैसा चाइना में देखने को मिल रहा है, वही चीज़ हमें 30-40 सालों में इन स्टेट्स में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमें गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल के बदले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पे फोकस करने की जरूरत है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या होता है, मतलब कि विच अ पॉपुलेशन एग्जैक्टली रिप्लेसेस इटसेल्फ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल, यानी कि जितना पॉपुलेशन जैसे अभी है, जो जनरेशन में कंपोजिशन है पॉपुलेशन का, यंग का, वर्किंग का, एल्डरली का, वो सेम ही जो है आगे जनरेशन में चलता रहेगा। ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल फर्टिलिटी होता है, जिसका नंबर है 2.1। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल एनसीपीसीआर ट्रैक्स डेटा ऑन ऑर्फन। एनसीपीसीआर जो बेसिक नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बाल स्वराज पोर्टल हमने लागू किया है, ये ऑलरेडी हमने देखा था। इसमें कि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, पोर्टल है नेशनल चाइल्ड राइट्स बॉडी का। इसमें अभी तक जो है 10,000 बच्चों का
डेटा फीड किया गया है, डाला गया है, जो कि ऑर्फेनेड हो गए, जो उनकी उनके माँ बाप जो है डेथ हो गई है कोविड के कारण पिछले साल मार्च के बाद। इसको बेसिकली इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि भाई कितने बच्चे हुए डेटा बताइए, आप इसके अगेंस्ट आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या आपका स्कीम है, ये सब कुछ आपको बताना होगा। ऑलरेडी उन्होंने कहा कि बेसिकली ये ऐसा क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि हाई रिस्क होता है इनका, पुश टू ट्रैफिकिंग एंड फ्लड स्टेट में जा सकते हैं, इनको लिया जा सकता है। इसको रोकने के लिए बेसिकली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ऑलरेडी कहा है कि आप कैटर कीजिए, इनका बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स सब कुछ दिया जाए, और इनकी इमेजेस को अपलोड किया गया इस पोर्टल में, ताकि गवर्नमेंट सुटेबली उस डेटा को एनालाइज कर सके और स्कीम जो सुटेबली इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, WHO गिव्स नॉट टू चाइना सिनोवैक जैब। तो ये चाइना के जो है ना दूसरी मेडिसिन है, वैक्सीन जो है, उसको भी WHO ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो इससे फायदा क्या है ये अभी हम देखेंगे। अगर आप पहले हमने देखा था कुछ न्यूज में, कोवैक्सीन के लिए भी जो है चल रहा है कि WHO अप्रूवल उनको मिले, और बाकी जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनसे भी इनको अप्रूवल मिले। इसका फायदा क्या होता है, तो इससे बेसिकली जो कंट्रीज, फंडर्स, प्रोक्योरिंग एजेंसी, कमिटीज है, उनको एक एश्योरेंस मिलता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये वैक्सीन खरा है। ऐसा नहीं सिर्फ देश में उस देश ने किसी तरह से फॉल्स यूज करके उस वैक्सीन को अप्रूव दिया है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी ये वैक्सीन मीट करता है। ऑलरेडी जो WHO ने कुछ वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है, जैसे फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, जॉनसन जॉनसन हो गया, एस्ट्राजेनेका डैब जो इंडिया में है, साउथ अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन में, तीनों जगह का अलग अलग इन्होंने WHO ने माना है, तीनों अलग अलग है और तीनों को ही अप्रूवल दिया है। इससे एक तो फायदा आपने ये देखा, एक तो एश्योरेंस हो जाता है, दूसरा क्विकली अप्रूव एंड इंपोर्ट अ वैक्सीन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली दो स्टेट, वैसे स्टेट जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेगुलेटर नहीं है, जैसे कि अफ्रीका के कुछ कंट्री आप कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेगुलेटर नहीं, जो कि वैक्सीन को एनालाइज कर सके और उसको अप्रूवल दे सके। तो वहाँ के देशों में आप WHO का अप्रूवल यूज करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और कोवैक्स फैसिलिटी में भी आप इस स्कीम इसमें भी आप WHO को सप्लाई किया जा सकता है ये वैक्सीन को। तो ये फायदे हैं WHO अप्रूवल के। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल, मैन्युफैक्चरिंग PMI स्लाइड्स इन मई, जॉब लॉसेस वीकेंड। ये हमने देखा था एडिटोरियल में, PMI जो सर्वे है उसने अभी देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो वीकेस्ट परफॉर्मेंस उसने दिया है लास्ट 10 मंथ का अगर हम एनालिसिस करें तो। विथ जॉब लॉसेस एक्सलेटिंग, जॉब लॉसेज बढ़ रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यहाँ देखिएगा हम, तो जॉब लॉसेज सर्वे ने देखा है कि 10 महीने के सबसे खराब परफॉर्मेंस में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जॉब लॉसेज भी बढ़ रहा है। ये कौन सा सर्वे है? IHS मार्केट परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स। इसमें बेसिकली देखा गया मई महीने में, मतलब मई जो खत्म हो चुका है उसमें रैंकिंग इसमें आई है 50.8% इन्होंने दिया है। जो 55% था, 55 मार्क्स था आपका एक तरह से अप्रैल में, वो 50 नंबर इसको दिया गया है रैंकिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली इस इंडेक्स में, इसका हमने पहले भी डिटेल कवर किया है, कोड़ा में भी इसके बारे में मैंने बताया है। तो 50 से अगर ऊपर है आपका तो मतलब एक ग्रोथ है। 50 से अगर रैंकिंग कम आती है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है उस सेक्टर में। 50 है यानी कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि 50 है चेंज नहीं मतलब, लेकिन अगर पिछले से अगर ये कम हुआ है रैंकिंग तो इसका मतलब वहाँ कॉन्ट्रैक्शन है उस सेक्टर में। इसमें ये इंडेक्स जो बेसिकली सर्वे करता है बेसिकली कि ना प्रोड्यूसर से, कंपनी के मैन्युफैक्चरर से, कंज्यूमर से, होलसेलर से, रिटेलर से सर्वे करके ये जो है बेसिकली रिजल्ट इसका निकलता है। तो सर्वे बेस्ड है बेसिकली, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों की सर्विस की जाती है और दोनों को मिला करके फिर रैंकिंग और मार्क्स जो है बताया जाता है। ये पूरा परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है। ऑल इंडाइसेस जो है डाउन देखने को मिल रहा है, तो आगे देखने को देखते हैं क्वार्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसको आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से जुड़ सके और इस चैनल से आप जुड़ सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करें, और आप मुझे कोड़ा पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।